हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स की। किसी मीडियम में साउंड वेव मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती हैं वो देखेंगे हम। तो चलिए काम शुरू करते हैं। मान लें एक एयर कॉलम मान लें, एक चेंबर मान लें आप, सिलेंड्रिकल या जैसा भी, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और एक ये पिस्टन मान लें जो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट करेगी, ये पिस्टन। तो यहां से x डिस्टेंस पे जाके बहुत छोटी सी लेंथ, लेकिन आपको नजर आ इसलिए मैंने इतना बड़ा बना दिया है, dx लेंथ का पोर्शन कंसिडर कर लें। ध्यान दें, मैंने ये एयर चेंबर है, एयर भरी हुई है, इसके अंदर कोई भी गैस हो सकती है। इसमें पिस्टन के से मेन पोजीशन से अभी वेव जनरेट नहीं हुई, वहां से x डिस्टेंस पे जाके dx कॉलम ये कंसिडर कर लिया हमने। अब पिस्टन वाइब्रेट करेगा तो वेव्स जनरेट होंगी इसके अंदर, है ना। ये कुछ जो मैं शुरुआत का जो डिस्कशन है वो आपको कुछ वैसे ही नजर आएगा जैसे मैंने प्रेशर डेंसिटी इक्वेशंस के टाइम पर, मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में डाला था। ध्यान दो, अब इस चेंबर में मान लेते हैं कि पिस्टन ने वाइब्रेट करा, ये पिस्टन ने वाइब्रेट करा तो इसके अंदर वेव्स आई। तो पिस्टन से x दूरी पे ध्यान देना, ये था पिस्टन से x दूरी पे जो पार्टिकल है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, मान लो s, ये है s। तो ये कॉलम जो था पहले यहां पे, पहले वो शिफ्ट होके यहां पे आ गया। पिस्टन के मेन पोजीशन से x दूरी पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमने पिछली क्लास में डिराइव कराया, कितना था वो, s इज इक्वल टू s नॉट साइन ओमेगा t माइनस kx। वही डिस्प्लेसमेंट ये s है यहां पे। जब ये वेव आ गई इन प्रेजेंस ऑफ वेव और x प्लस dx, ये जो कॉलम का सेक्शन यहां पे था, जब x डिस्टेंस वाले पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट अगर s हुई तो ये dx है ना, x प्लस dx वाले में हो जाएगा, यहां से यहां तक की लेंथ थी dx। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि ये शिफ्ट हो गया s प्लस ds। नजर ना आ रहा हो तो वीडियो जूम करके देख लेना। मतलब जो कॉलम पहले यहां था, मैं इसको डार्क से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नई पोजीशन क्या है कॉलम, ये है नई पोजीशन। ये कॉलम जो इतना था वो एक्सपैंड होके इतना हो गया। क्लियर है पॉइंट? ये ऊपर का डायग्राम कब है, व्हेन वेव इज नॉट रनिंग या व्हेन वेव इज नॉट अवेलेबल। और जब पिस्टन ने वेव जनरेट करी तो वेव आने के बाद ये जो कॉलम dx लेंथ का था यहां पे x वाला डिस्प्लेस हो गया s, और x प्लस dx पोजीशन पे जो कॉलम थी वो शिफ्ट हो गई s प्लस ds। क्लियर है पॉइंट? अब जरा ध्यान देना, ये पूरा dx था, यहां से यहां तक अगर आप देखें तो ये dx है, इतना s है, तो जाहिर सी बात है कि इतना जो पार्ट है ये हो गया dx माइनस s, और इतना पार्ट कितना है भाई, ये पार्ट शिफ्ट कितना हुआ है, ये s प्लस ds। मतलब टोटल लेंथ यहां से यहां तक कितनी हो गई, दोनों लेंथ को जोड़ दो, dx माइनस s और s प्लस ds, मतलब s कैंसिल, ये हो गया dx प्लस ds। जब वेव चलने लगी चेंबर के अंदर तो जो कॉलम की लेंथ थी dx, अब उसकी लेंथ कितनी हो गई, dx प्लस ds। देखो मैं डार्क लाइन से बना दिया इसको, जो नया वाला है, dx प्लस ds। तो बल्क मॉड्यूलस क्या कहता है, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो B इज इक्वल टू आ गया माइनस डेल P चेंज इन वॉल्यूम। तो एरिया तो वही है, एरिया इनटू लेंथ, यही होती है वॉल्यूम, तो एरिया तो वही है, अभी लेंथ कितनी है, dx प्लस ds। तो इसे लिख सकते हैं a dx प्लस ds, इनिशियल वॉल्यूम, सॉरी फाइनल, माइनस इनिशियल तो ये लिया था हमने dx लेंथ वाला, a इंटू dx डिवाइडेड बाई v मतलब तो शुरुआत में वॉल्यूम है, तो शुरुआत में वॉल्यूम है a इंटू ds। मतलब यहां से मिल गया बल्क मॉडुलस P इज इक्वल टू
माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई ए डीएक्स प्लस डीएस माइनस ए डीएक्स, ए डीएक्स कैंसिल आउट, ए भी कट गया तो बच जाएगा यहां पे डीएस अपॉन डीएक्स। ये जो एक्सेस प्रेशर है वो आ गई यहां से, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ गई आपके सामने। कितनी आ गई एक्सेस प्रेशर की वैल्यू? ये आ गई, इधर कर दें तो माइनस बी डीएस अपॉन डीएक्स, ये एक्सेस प्रेशर है। क्लियर है पॉइंट? ये अब ध्यान से देखना जरा, जब ये शिफ्ट हुआ, ये कॉलम जब यहां से यहां शिफ्ट हुआ, यहां पे वेव की प्रेजेंस में, तो मान लेते हैं कि कॉलम में एक तरफ से इधर से जो प्रेशर आ रही है वो है पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्लस डेल पी। ये मैं इस कॉलम को अलग से बना देता हूं। ये जो कॉलम है, ये ध्यान दें, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है dx प्लस ds। जब वेव इसमें जनरेट नहीं हुई थी तो हर जगह प्रेशर वही रही होगी, लेकिन जैसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव पिस्टन की वजह से दौड़ने लगी चेंबर के अंदर तो प्रेशर वेरिएशन तो डेफिनेटली होगा। पिछले चैप्टर में देखा हमने, पिछले टॉपिक में। तो इस वाले सेगमेंट पे जो प्रेशर है ये मान लेते हैं इधर से पी नॉट प्लस जो एक्सेस प्रेशर है डेल्टा पी। एक काम करता हूं मैं, डेल्टा पी को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि एक्सेस प्रेशर में भी तो वेरिएशन होगा। जैसे मान लो कि यहां पे प्रेशर है 10 पास्कल और यहां पे हो गया 9.8 पास्कल, तो एक्सेस प्रेशर भी वेरी करेगी, तो इसे डेल्टा पी में भी वेरिएशन होगा। इसे डेल्टा पी को रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल, जस्ट नोटेशन नहीं है। और इधर से जो प्रेशर लग रही होगी वो पी नॉट प्लस पी, ये स्मॉल पी क्या है? एक्सेस प्रेशर, इसकी जगह पे लिखा मैंने ये, प्लस एक्सेस प्रेशर में जो चेंज है वो मान लेते हैं डीपी। क्लियर पॉइंट? यहां से ये दिखा दिया हमने। अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स वाला, इधर एक्स लिया ना अपन ने, तो फोर्स ऑन द एयर कॉलम, फोर्स ऑन द एयर कॉलम, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन आता है कभी कभी कैलकुलेशंस करने में कि कौन से में से कौन सा घटाएं। तो आप देखो, जो पॉजिटिव साइड लिया है वो फोर्स पॉजिटिव लो, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस एक्सेस प्रेशर पी इंटू ए, ये है पॉजिटिव साइड, और ये नेगेटिव साइड, तो माइनस पी नॉट प्लस पी प्लस डी पी। नेट फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो छोटा सा एयर कॉलम लिया हमने, तो मास उसका dm, एक्सेलरेशन पार्टिकल का, तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया है? s से, है ना? s इज इक्वल टू s नॉट साइन ओमेगा t माइनस kx, पिछले लेक्चर में जो पढ़ा हमने। तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है s, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन, लिख सकते हैं डेल स्क्वायर s अपॉन डेल t स्क्वायर। पी नॉट प्लस पी कट गया तो आ गया इधर माइनस डीपी इंटू ए। डीएम मास को क्या लिख सकते हैं अपन? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ए, और वॉल्यूम कौन सी लोगे? वॉल्यूम तो लेते हैं अपन एरिया इंटू लेंथ, है ना? तो लेंथ आप ये लेंगे या वो लेंगे डीएक्स वाला। ओरिजिनल जब वेव नहीं है तो इतनी थी, ये तो एक्सपैंड होकर की हुई होगी इतनी डीएक्स प्लस डीएस, तो ये मेन जो है मास वो इतना है इसके अंदर, ये एक्सपैंड या कंप्रेस होगा, तो ये मास कितनी हो जाएगी इसमें? एरिया ए इंटू डीएक्स, डेंसिटी ए इंटू डीएक्स, तो आ गया डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डीपी इंटू ए, जिसमें पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी किसकी जगह लिखा है मैंने? एक्सेस प्रेशर की जगह ये लिखा है, यहां से ए यहां से कैंसिल, तो ये आ गई वैल्यू रो डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डीएक्स, इधर लेके चले जाएं तो माइनस डीपी अपॉन डीएक्स। क्लियर है पॉइंट? ये अब मुझे डायग्राम में जाना पड़ेगा, जल्दी से यहां तक आप इसे नोट कर लें। चलिए आगे देखें। अब जरा ध्यान दो, एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया मैंने। एक्सेस प्रेशर का
वहां से क्या लेकर आते अपन, माइनस बी डीएस अपॉन डीएक्स। अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें इसे, अगर अपन, ये आ गया डीबी अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू माइनस बी डी टू एस अपॉन डीएक्स स्क्वायर। एस जो है वो है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की, जो डिपेंडेंट है टाइम पे भी, जो डिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट पे भी, पिस्टन के मीन पोजीशन पर भी। इसलिए मैं एक काम करता हूं, पार्शियल वाला टर्म यूज कर लेता हूं, माइनस बी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इसलिए मैंने पार्शियल वाला टर्म यूज किया। तो यहां से वैल्यू आ गई, इंप्लाइज दैट ये मान लो फर्स्ट, ये मान लो सेकंड। तो क्या मिल गया, रो डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ देखें अगर तो माइनस डीपी अपॉन डीएक्स की जगह आप लिख सकते हैं माइनस बी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी स्क्वायर। ध्यान दें, डीपी अपॉन डीएक्स की रही वैल्यू, इसे हम मान सकते हैं फर्स्ट सेकंड जो भी, इसकी वैल्यू उठाई यहां से और यहां रख दी मैंने, जी माइनस माइनस तो कैंसिल। वेव इक्वेशन याद करें, वेव इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, वेव मोशन ऑन स्ट्रिंग के टाइम पे, डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये थी कंडीशन वेव इक्वेशन की। तो जाहिर है हर जगह वैलिड होगी सारे वेव्स के लिए, ये आप बैठा दीजिए यहां पे। ये वैल्यू आ गई रो डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी स्क्वायर की जगह आप यहां पे लिख सकते हैं वी स्क्वायर डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्या हो गया, ये डेल एक्स स्क्वायर, ये आ गया बी, यहां पे डेल एक्स है ना, ये डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ध्यान दे, गलत लिख दिया था मैंने टी, पर सुधार लिया यहां से, इसको डिफरेंशिएट करा, यहां डीपी और अपॉन डीएस की वैल्यू ये है ना, यहां पे मुझे एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए था ना यहां पे इसकी जगह पे। चलो आप जो काटपट करोगे तो यहां से ये वाला टर्म कैंसल आउट, तो रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बी अपॉन रो, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b अपॉन रो। ये तो कोई भी वेव अगर मीडियम में ट्रैवल कर रही होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी भी हो, क्योंकि हमने जो डायग्राम बनाया एयर चेंबर एयर कॉलम दिया वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वेलोसिटी ये रही अंडर रूट b बाई रो। ये बल्क मॉडुलस डिफाइन किसके लिए होता है, लिक्विड्स या गैसेस के लिए, तो ये लिक्विड्स के लिए है या गैसेस के लिए है। अगर सॉलिड्स में फ्लो होगी ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। सॉलिड में क्या डिफाइन करते हैं अपन, यंग्स मॉडुलस, तो सॉलिड्स में साउंड की वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट y बाई रो, ये सॉलिड्स के लिए, y को अपन क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। मतलब बड़ी जाहिर सी बात है कि मीडियम में जो साउंड की वेलोसिटी है वो मीडियम की दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है, एक बल्क या यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस लिक्विड्स से गैसेस के लिए, यंग्स मॉडुलस सॉलिड्स के लिए। तो जनरल फॉर्मूला है अंडर रूट बी बाई रो या फिर अंडर रूट वाई बाई रो। तो ये आ गई अपने पास साउंड वेव्स की जनरल इक्वेशन। कुछ चीजें और भी हैं, जल्दी से आप इसे नोट करें, फिर इसके बाद हम आगे का डिस्कशन करते हैं। अब इसकी कुछ आगे की बातें भी करते हैं। देखो जरा, बल्क मॉडुलस किसी भी फ्लूइड के लिए होता है गामा टाइम्स प्रेशर। गामा, अगर आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, कोई रिपीटेड वीडियो देख रहा हो तो उसे आइडिया है कि गामा क्या होता है। लेकिन अगर मान लो आइडिया ना हो तो फिलहाल इसे इग्नोर करना, फाइनल रिजल्ट है उसको ध्यान देना। गामा को अपन क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, थर्मोडायनामिक्स में मिलेगा आपको, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 2 बाई एफ। एफ को अपन क्या बोलते थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सब बातें अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो फिलहाल के लिए आप इसे इग्नोर करिए, इसका जो रिजल्ट आएगा उस पर ध्यान देना। तो साउंड की स्पीड आ गई किसी भी फ्लूइड्स में, गामा बल्क मॉडुलस अंडर रूट बी बाई रो है ना, तो बी की जगह लिख दिया गामा पी बाई रो। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, एक ये भी रही,
आइडियल गैस इक्वेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिलहाल आइडियल गैस इक्वेशन का एक फॉर्मेट ये भी है, P बाई रो इज इक्वल टू RT बाई M। ये तो अगर आप चाहें तो P बाई रो की जगह लिख सकते हैं यहां से V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा RT, P बाई रो की जगह RT बाई M। कैपिटल M क्या है भाई? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, जिस गैस में वेव दौड़ रही है उस गैस का मॉलिक्यूलर मास। मिक्सचर ऑफ गैसेस भी हो तो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि मिक्सचर का कैसे निकालते हैं इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस इक्वेशन में टेंपरेचर रखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स में, तो टेंपरेचर का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? केल्विन, तो यहां पे टेंपरेचर होना चाहिए केल्विन में। गामा एडियाबैटिक एक्सपोनेंट है, गामा की वैल्यू नियरली एयर के लिए 1.3 के अराउंड होती है, लगभग 1.39 1.4 कुछ ऐसा ही, तो एयर का वो देंगे। और किसी गैस के लिए अगर निकालना हो, मोनोटॉमिक गैस हो तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, डायटोमिक के लिए 5। ये सारी जो चीजें हैं ये थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने पढ़ लिया आपकी जानी पे, मैं उधर ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा वरना टॉपिक से डेविएशन होगा। अगर नहीं पढ़ा आपने तो थोड़ा सा सब्र रखिए, थर्मोडायनेमिक्स के टाइम पे डिटेल में आप जान जाएंगे कि एडियाबैटिक एक्सपोनेंट बेसिकली होता क्या है। तो ये आपकी वेलोसिटी साउंड की किसी भी फ्लूइड के अंदर अंडर रूट गामा पी बाई रो या अंडर रूट गामा RT बाई M। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो अफेक्ट करेंगे साउंड की वेलोसिटी को, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें। अब टॉपिक दें फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम। चलिए बात करते हैं, टॉपिक दे दिया होगा आपने, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड की वेलोसिटी लेके आ गए अपन अंडर रूट गामा पी बाई रो या फिर अंडर रूट गामा RT अपॉन M। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन्स और कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें वेव दौड़ रही है। अब हम पहले बात करते हैं प्रेशर की, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर कम या ज्यादा करें बिना टेम्परेचर को चेंज किए, ध्यान दो, P बाई रो इज इक्वल टू, अपनी आइडियल गैस इक्वेशन से क्या मिलता है हमें कि P बाई रो इज इक्वल टू RT बाई M। ये आइडियल गैस इक्वेशन का एक फॉर्मेट है, वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ने को आपको मिलेगा, मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं फिलहाल की केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ ली होगी आपने। तो P बाई रो इज इक्वल टू RT बाई, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो RM तो ऐसी भी कांस्टेंट ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मॉलिक्यूलर मास ही तो कांस्टेंट ही है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे आप तो ये पूरा LHS कांस्टेंट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, प्रेशर को डबल करोगे तो डेंसिटी भी डबल हो जाएगी, ताकि रेशियो वही बना रहे। इसलिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure has no effect on the speed of sound. Pressure has no effect on speed of sound. देखा ना हमने कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो पूरा RHS कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी को भी बढ़ना ही पड़ेगा उसी रेशियो में, ताकि जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहे। तो अगर T टेम्परेचर चेंज करेंगे आप तो ही स्पीड पे फर्क पड़ेगा। अगर प्रेशर से बढ़ा रहे हो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे तो ऐसे हालात में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा साउंड की वेलोसिटी पे। मतलब मैं अगर बात करूं कि सर्दियों और गर्मियों के टाइम पे 20 या 8 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस अगर मान लो गर्मी में किसी टाइम पे टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल, और वही 8 डिग्री सेल्सियस सर्दियों में भी है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गर्मियों में ज्यादा स्पीड होगी सर्दियों में साउंड की स्पीड, तो बराबर ही होगी। अगर टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर हो सकता है कि कम ज्यादा हो, लेकिन प्रेशर कम ज्यादा होगा तो बड़ी जाहिर सी बात है कि डेंसिटी भी उतनी ही कम ज्यादा होगी, ताकि ये रेशियो कांस्टेंट रहे। तो आपने को ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता साउंड की वेलोसिटी पे। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
ध्यान दें, मैं बोलूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बताओ साउंड की स्पीड कितनी होगी। देखो एक तो यहां समझ में आ रहा है ना कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। मैं बोलूं 0 डिग्री पे सेल्सियस पे टेम्परेचर कितनी होगी, तो आप बोलोगे गामा आर, और यहां टेम्परेचर क्या 0 रखेंगे, नहीं वो केल्विन में है, तो यहां पे रख दोगे 273 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एयर है तो एयर, या कोई गैस में साउंड ट्रेवल कर रही है तो साउंड का मॉलिक्यूलर वेट। मैं बोलूं कि टी डिग्री सेल्सियस पे, टी डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी स्पीड, तो गामा आर, ये तो डिग्री सेल्सियस है, हमें जब रखना है इस फॉर्मूले में तो केल्विन में रखना है, तो सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाते हैं अपन, 273 जोड़ करके, तो आ गया T प्लस 273 डिवाइडेड बाई m। ये अब अगर डिवाइड कर दें T डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बाई 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर, अगर आप डिवाइड कर दोगे तो गामा आर बाई एम यहां भी है, गामा आर बाई एम वहां भी, तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, बच जाएगा T प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273 रूट के अंदर, रूट मतलब वही पावर 1/2, तो T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 0 डिग्री सेल्सियस, ये आगे डिवाइड कर दें 273 बाई 273 आ गया 1 प्लस T बाई 273 की पावर 1/2। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन फिजिक्स में अगर आप मेरे लेक्चर्स को टॉपिक वाइज फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर वाइज, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन पहले भी आ चुका है क्लासेस के अंदर, रोटेशन में भी देखा था हमने, एसएचएम में भी देखा, एक बार फिर से देखिए। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता था, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सो ऑन, है ना। अगर मान लो x की वैल्यू स्मॉल होगी, अगर x की वैल्यू स्मॉल होगी तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तो और भी छोटा होगा, तो हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन। सेम एप्रोक्सीमेशन पहले भी क्लासेस में देख चुके हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रहे। अब ध्यान दो, इसे टी अपॉन ये हम साउंड की स्पीड किसके लिए निकाल रहे हैं, खुद के लिए। मान लो कि कोई यहां पे टेम्परेचर अगर सराउंडिंग 60 तो नहीं पे, मान लो 60 ही पहुंच जाए, 60 भी पहुंच जाएगा मान लो, या 90 भी पहुंच जाएगा, तो 90 बाय 273 लाए 0.33, फिर उसके बाद स्क्वायर करोगे तो 0.3 का स्क्वायर 0.09, स्क्वायर ही करें। अगर मान लो कि टेम्परेचर अराउंड 90 डिग्री हो जाए सेल्सियस, इतना नहीं है, मैं उन टेम्परेचर्स की बात कर रहा हूं जो ह्यूमन बेयर कर सकता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस लेते हैं अपन, 27 लोगे तो 1/10 हो जाएगा, मतलब 0.01, 0.1 स्क्वायरिंग करोगे तो 0.01, मतलब स्क्वायर ही किया हमने, तो डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट पे इफेक्ट पड़ रहा है। स्क्वायर क्यूब वाले टर्म्स आप चाहे तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर दूं मैं अगर, ये लगाओ यहां पे, तो आ जाएगा वेलोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस बाय वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 प्लस nx। आप कंपेयर करें तो n की जगह क्या है 1/2, और x की जगह t अपॉन t आ जाएगा 1 प्लस n की जगह 1/2, और x की जगह t अपॉन 273। मतलब यहां से ये आ गया वेलोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो आ गया वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस T अपॉन 546। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी साउंड की बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये चीज हमें समझ में आ रही है। वो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट लेके मैं आया वहां पे, स्टैंडर्ड रिजल्ट तो नहीं कह सकते, जो भी लेकर आया तो उसी का स्पेशल केस है। इसके इस्तेमाल बहुत देखने को मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, हर किताब में, हर मटेरियल, हर जगह पे ये डिस्कशन आपको मिलेगा। तो ये जो रिजल्ट लेके आया मैं, आप अगर याद रख सकते हैं तो बढ़िया, वरना आप यहां से भी अप्रॉक्सीमेट करके बड़े आराम से निकाल सकते हो। कोई कमाल की चीज तो है नहीं कि अपन याद ना रख सकें। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा साउंड पे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी। और डिग्री सेल्सियस में T डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखें। तीसरा फैक्टर, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिड एयर जिसमें मॉइस्चर हो और ड्राई एयर। आप सोच के बताओ कि ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ऐसा फील आता है लोगों को, उनको लगता है कि ह्यूमिड की डेंसिटी होगी ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इन्वायरमेंट ह्यूमिड होगा, मॉइस्चर होगी इन्वायरमेंट के अंदर, तो जो पार्टिकल सस्पेंडेड हैं वो मॉइस्चर पे सेटल होके नीचे आ जाएंगे। तो ह्यूमिड एयर की जो डेंसिटी है वो ड्राई एयर से हमेशा रहती है कम। अपने ज़हन में एक बार बिठा के रखते हैं अपन कि ह्यूमिड है मतलब कि भारी भारी वातावरण होगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी इन्वायरमेंट में तो जो फाइन पार्टिकल्स है इन्वायरमेंट में वो मॉइस्चर पे सेटल होके नीचे आ जाएंगे, वो तो हवा साफ हो जाएगी, डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी ह्यूमिड एयर की कम है, तो डेंसिटी अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसलिए साउंड की वेलोसिटी ह्यूमिड एयर में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी इन्वायरमेंट के अंदर उतनी ज्यादा डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी जितनी ज्यादा कम होगी साउंड की वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। तो हमने इस छोटे से सेशन में डिस्कस कर लिया कि साउंड की वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट डी बाई रो फ्लूइड्स में, मतलब लिक्विड गैसेस में, अंडर रूट वाई बाई रो सॉलिड्स में। फिर एडियाबैटिक कंडीशंस कुछ लगा दी हमने थर्मोडायनामिक्स वाली, तो साउंड की वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला आ गया अंडर रूट गामा पी बाई रो। आइडियल गैस इक्वेशन से पी बाई रो बराबर आरटी बाई एम होता है, इसलिए गामा आरटी बाई एम। और साउंड की वेलोसिटी को अफेक्ट करने वाले तीन पैरामीटर्स, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, तीनों की बात कर ली हमने। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज बढ़ाएंगे आप तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी। डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में साउंड की स्पीड की रिलेशनशिप ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमिड एयर में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस किया, अच्छे से रिवाइज करते रहिए। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। परेशानी हो रही हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।